अब हम आते हैं फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी पे। पहला पॉइंट है अप्रोचेस टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, कैसे पढ़ेंगे उसको। तो पहला अप्रोच है क्रिटिक ऑफ द मेल स्ट्रीम रिसर्च। ये एक तरीका है फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी का, उसको पढ़ने का। तो पहला है क्रिटिक ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च। मेल स्ट्रीम रिसर्च कैसा होता है? सेक्सिस्ट, बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल प्रिंसिपल्स। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज this mainstream or mainstream sociology for being sexist and rooted in the patriarchal principles. So such research is often designed by men, about men and for men, ignoring the women's perspective completely. जैसे early studies on workplace often studied only the male workers, ignoring women's unpaid labor at home or in informal sectors. तो जो पहले मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी था कंप्लीटली मेल स्ट्रीम था। ये एक अप्रोच है, द क्रिटिक ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च। दूसरा क्या है? द क्लेम दैट देयर कैन बी डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स। Claim that there can be distinctive feminist research. It argues more conventional scientific methods used by men. That is, they are not helpful in understanding social reality of women. So feminist scholars argue that the traditional research methods used by men are often overly scientific. ये जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स हैं ये हेल्पफुल नहीं होते हैं विमेन के रियलिटी को समझने के लिए। ओवरली साइंटिफिक होते हैं, डिटैच्ड और ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनअप्रोप्रिएट फॉर स्टडिंग विमेन्स लिव्ड रियलिटीज। हेंस दे एडवोकेट फॉर empathetic, reflexive and participatory methods that suit the study of women's experiences. तो ये दूसरा अप्रोच है पढ़ने का टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड सर्वेज ऑफ फेमिनिस्ट रिसर्चर्स may use life histories or in-depth interviews to study, let's say, rural women's work, acknowledging their emotions, struggles, voice. तो अगर कन्वेंशनल साइंटिफिक मेथड से चलेंगे तो शायद यहाँ पर हम सर्वे यूज करें, स्ट्रक्चर्ड सर्वे, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन बहुत जल्दी कवर कर लेता है। लेकिन अगर उसको अच्छे से हमको समझना है तो इन डेप्थ इंटरव्यू यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका कहना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जा रहे हैं वो विमेन के लिव्ड रियलिटी को नहीं समझ पाते, उसमें हेल्पफुल नहीं होते हैं। सो दे क्लेम दैट देयर कैन बी अ डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड, अपना एक अलग तरीका हो सकता है। थर्ड अप्रोच है फेमिनिज्म। Feminism can reveal distinctive epistemology superior to other epistemologies. Now, feminists assert that their way of knowing, that is, the knowledge epistemology, is grounded in real life experiences. It is built on empathy, reflexivity, and inclusion, focused on power structures and oppression. So, they argue that this epistemology offers a richer and more truthful understanding, especially of such marginalized groups. अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए एक ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट जिसपे पेट्रिशिया हिल ने काम किया है, पेट्रिशिया हिल कॉलिंस, ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट शोज हाउ इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज का मतलब कि बहुत सारे आइडेंटिटीज एक साथ कैसे इंटरसेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे रेस, क्लास, जेंडर एक साथ हैं बट वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। रेस, क्लास, जेंडर, ये तीनों, हाउ इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज शेप वीमेन्स रियलिटीज विच मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी ऑफन मिसेस। तो ये तीन अप्रोच हैं टू स्टडी फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी। पहला द क्रिटिक ऑफ मेल स्ट्रीम रिसर्च, क्लेम दैट देयर कैन बी डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड, अपना अलग मेथड ही हो सकता है। और थर्ड कि एक अलग ही एपिस्टेमोलॉजी, मतलब एकदम फिलॉसफी के पॉइंट पे जाके जहां पर हम नॉलेज को समझते हैं वहीं पे जाके इसको समझा जा रहा है कि फेमिनिज्म कैन रिवील डिस्टिंक्टिव एपिस्टेमोलॉजी व्हिच इज सुपीरियर टू अदर एपिस्टेमोलॉजीज। तो अब हम पहले वाले अप्रोच को समझते हैं, द अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च। So from this point of view, research has generally been carried out by men, about men, by men and for men.
तो traditional sociology often focuses on male experiences designed by male researchers and ends up producing knowledge that centers men. जैसे कि टैलकट पार्सन्स का थ्योरी ऑफ फैमिली. टैलकट पार्सन्स थ्योरी ऑफ फैमिली अज्यूम्स मेल ब्रेडविनर, कंप्लीटली इग्नोरिंग सिंगल मदर्स और विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स. वैसा भी होता है. पैमेला एबट, क्लेयर वॉलेस, मेलिसा टाइलर. पैमेला एबट, क्लेयर वॉलेस एंड मेलिसा टाइलर इन 2005, इन तीनों ने मिलकर अपना एक क्रिटिसिज्म दिया है ऑफ मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी. तो वो अभी हम देखेंगे. These female scholars criticized how sociology ignored or misrepresented women's lived realities. तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो मेन स्ट्रीम रिसर्च है या मेन स्ट्रीम रिसर्च है सोशियोलॉजी में, वो कंसर्न रहता है विद रिसर्च ऑफ मेन एंड देयर लाइव्स. ये हमने पहले भी अभी देखा कि most sociological research historically studied male roles either in work, politics, leadership, ignoring women's contributions. दूसरा, रिसर्च फाइंडिंग्स कैसे निकाला जाता था? पहले वो मेन पे निकाला जाता है और फिर उसको जनरलाइज किया जाता है टू द होल पॉपुलेशन. Now findings from studies on men were applied to everyone as if men's experience is equal to human experience. ऐसा तो नहीं है. Now studies on stress at work ignored the dual burden of work and domestic responsibilities faced by working women. Third point, issues of women were overlooked. जैसे issues like menstruation, reproductive health, domestic violence, they were rarely studied in early sociology. For years, violence within homes was seen as a private matter, domestic, not a subject of sociological concern. तो issues of women को overlook कर दिया गया था. अगर उसको include किया भी जाता था तो stereotype रहता था. When women were included, they were often depicted as emotional, caregivers, not workers, caregivers, dependent, not decision makers. So early media studies often portrayed housewives as passive TV watchers, ignoring their active roles in family dynamics. और लास्ट में सेक्स एंड जेंडर, अगर इसको लिया भी जाता था तो बस एक एड ऑन की तरह, मतलब कि जेंडर वाज नॉट सेंट्रल टू द एनालिसिस, इट वाज जस्ट टिक बॉक्स. रिसर्च कैटेगरी में टिक बॉक्स था. So studies on poverty might just note the sex of participants, but not explore how gender affects poverty differently for men and women. The attack on mainstream research, इसका भी हम आगे में एक एग्जाम्पल में देखेंगे. एग्जाम्पल, sociology of crime and deviance. Sociology of crime and deviance was until 1970s exclusively sociology of male crime and delinquency. मतलब कि मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी ओवरलुक्ड फीमेल क्रिमिनलिटी. रिसर्च फोकस्ड ऑन मेन एज इफ women didn't exist or matter in deviant studies. So prior to the 1970s, studies like those of Albert Cohen or Merton only addressed male gang culture and strain theory, ignoring why women commit crimes. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में विमेन के डिवियंस को इग्नोर कर दिया गया. दूसरा, Anne Oakley said housework was seen too unimportant to be studied until her own pioneering work. So housework was viewed as mundane and not sociological enough. Oakley was the first to treat unpaid domestic labor as legitimate topic of research. थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे जॉन गोल्डथॉर्प. जॉन गोल्डथॉर्प्स क्लास स्कीमा फॉर वाइव्स was based on husband's occupation. तो सोशल क्लास क्लासिफिकेशन जो दिया गया, सोशल क्लास क्लासिफिकेशन इन अर्ली सोशियोलॉजी गिवन बाय जॉन गोल्डथॉर्प्स, he ignored women completely by considering only men's occupation to determine family class. इंडिया में भी जब एनएसएसओ या सेंसस डेटा लिया जाता है तो अर्ली क्लासिफिकेशन जो होता था ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑल्सो इग्नोर्ड विमेन्स इनकम कॉन्ट्रीब्यूशन, अज्यूमिंग मेन एज सोल ब्रेड विनर्स. तो सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डिवियंस, एन ओक्लीज हाउसवर्क, जॉन गोल्डथॉर्प्स क्लास स्कीमा. फिर हम आते हैं टैलकट पार्सन्स. टैलकट पार्सन्स हैज आल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ प्रोवाइडिंग sexist or biologically based explanations of female behavior. So Parsons' functionalist view suggested women are naturally suited to expressive roles, जैसे caregiving, emotional support, reinforcing gender stereotypes as biology. So he claimed mothers are biologically inclined to nurture children, which justified patriarchy in the name of functional needs of society.
So, although the problem of mainstream sociology has not been eliminated, but it has been greatly reduced. So, feminist critique has transformed sociology. While bias hasn't vanished, women's experience are increasingly part of research agenda. जैसे कि आजकल बहुत सारे टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स में भी देखते होंगे, जेंडर बजटिंग को लिया जाता है या पिंक बजट इसको लिया जाता है. Women's informal labor and reproductive rights, these are now mainstream sociological inquiry, even especially in India. तो ये हमने अभी पहला देखा अप्रोच टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, दैट इज अ क्रिटिक ऑफ द मेल स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम रिसर्च. इसके बाद हम आते हैं फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स, जिसमें हमने देखा था कि क्लेम किया जा रहा है कि देयर कैन बी डिस्टिंक्टिव फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड. अब हम उसको देखेंगे कि फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड ये एक दूसरा अप्रोच है. सो एन ओकली अप्रोचेस टू इंटरव्यूइंग. एक है मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग. एन ओकली अप्रोचेस टू इंटरव्यूइंग. तो इसका क्या मतलब हुआ? ओकली इज अ पायनियर इन फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, particularly in the way interviews are being conducted with empathy, reciprocity, equality. उन्होंने बताया कि एक मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग है. मतलब दिस रेफर्स टू द ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग, जहां पर रिसर्चर इज डिस्टेंट, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, और हायरार्की भी है इसमें कि जो पार्टिसिपेंट है उससे ऊपर रिसर्चर अपने आप को रखते हैं. सो दे ट्रीट द इंटरव्यूअर्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, नॉट एज कोलैबोरेटर्स. मतलब कि जो मेन स्ट्रीम रिसर्च है, दे ऑफन ट्रीट पीपल लाइक डेटा सोर्सेज, नॉट इंडिविजुअल्स विद वॉइसेस. नाउ फेमिनिस्ट क्रिटिक एम्फसाइजेस को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कोलैबोरेटर के रूप में. जैसे मान लीजिए आप एक सर्वे कर रहे हैं रूरल वुमन के साथ. A survey that asks a rural woman to tick a box about domestic violence without discussing her situation is objectifying, not participatory. आपने उनको बस एक पेपर पेन दे दिया कि आप टिक कीजिए. तो यहाँ पर आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके आप एक्सपीरियंस को नहीं समझना चाह रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी की तरह देख रहे हैं. तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में एक हायरार्की है. इंटरव्यूअर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिटैच्ड, avoid answering questions, prevent emotional attachment. तो ट्रेडिशनल रिसर्च में इंटरव्यूअर इज ट्रेन टू अवॉइड एम्पैथी, maintain professional distance, not reciprocate emotionally. This can make respondent feel unheard or even used. जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिकल या सेंसस का सर्वे कर रहे हैं, तो मेडिकल सेंसस सर्वे ऑफन डिस्करेज इंटरव्यूअर्स फ्रॉम engaging with emotional responses, which limits insight into lived experience. आप उनके lived experience को नहीं समझ पाइएगा. तो एक मैस्कुलिन मॉडल ऑफ इंटरव्यूइंग है जो हमने अभी देखा ना. ओकलीज फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरव्यूइंग ये क्या है? Oakley conducted 178 interviews with women on becoming mothers. 178. Her research was not just about data collection, it was about building trust and amplifying women's voices during a vulnerable phase of life. Of course, motherhood is a very vulnerable phase of life. Instead of treating them as statistics, she listened deeply to their concerns about pregnancy, childbirth, postnatal care. उसको उन्होंने एकदम डीपली समझा. उन्होंने समझा कि women were anxious about child care, medical issues. Oakley found that women often use the interview space to express their worries. It became therapeutic, not just informative. सिर्फ एक data collection process नहीं था ये. A woman might open about lack of postnatal medical checkup, which becomes valuable qualitative data for improving maternal health policy. इस तरह के जब आपको deep insights मिलते हैं तो policy level पे कितने critical हो सकते हैं. Oakley took time to listen, offer information and assist them. So unlike traditional researchers who maintain distance and neutrality, Oakley engaged actively with her respondents. She saw research not as extraction of data, but as a mutual process of trust and support. For example, during her research on childbirth, Oakley didn't just ask questions, but also gave advice, emotional support, and helped women navigate their experiences as mothers. In some cases, she was also present at the birth of the child. So, we can see that she immersed herself in the lives of her subjects.
even being physically present during childbirth. This shows her deep commitment to the people she studied. Oakley said that the women were reacting to my own relationship with them, which was relatively intimate and non hierarchical. So she did not position herself as a distant observer. Instead, she became a part of their world, building a non hierarchical bond. Now, this kind of intimacy improves the quality of the interaction and data. So, we can say Oakley's gave a feminist alternative. What does it mean? Now, it means that the interviewers must involve rapport, collaboration, and openness. Feminist interviews must prioritize empathy, cooperation, and trust rather than rigid questions and one sided data collection. Interviewers should answer respondents' questions honestly and share experiences where relevant. So, the interview is a dialogue, not a one way street. The researcher is also a person with lived experience, not a neutral machine. So, if a woman asks the researcher, did you also face similar issues while raising your children? Oakley encourages honest sharing, which builds trust. So now the interviewer is part of the relationship, not outside of it. So, feminist methodology rejects the idea that researchers must be detached. The researcher is deeply embedded in the social context of the participant. Now, we come to the evaluation of it. What does it give? Evaluation of Oakley's approach. It gives improved data quality. It helped reduce anxiety and gave women voice. It gave voice to women's real experiences. So this kind of trust-based relationship makes the participant feel very comfortable, leading to richer, more authentic data. It allowed women to talk freely, especially on sensitive topics. Because they felt safe and respected, women share more on emotional topics, topics which are taboo, topics which are related to very personal or emotional in nature. It made the research more ethical and empowering. So, not just to gather data, but change the conditions of women's lives. Feminist methodology aims for social change, not just academic knowledge. Research should transform, not just observe. So, Oakley's work influenced maternal care practices in the UK by centering women's voices in healthcare systems. But there are, of course, criticism. The criticism has been given by Ray Pawson, who argued Oakley's approach is not original but a variation of unstructured interviews. So, Pawson critiques Oakley for repackaging what interpretive sociologists already do, that is, they build rapport using open ended interviews. So, symbolic interactions like Howard Becker also use flexible interviews long before Oakley. Claimed Ray Pawson claimed she simply elaborated existing methods used by interpretive phenomenological sociologists. So Pawson suggests that Oakley's feminist approach is not something revolutionary, just a more detailed version of qualitative research already in use. Phenomenologists have long studied lived experience just like Oakley did, especially in healthcare and emotion research. और ये तो हमने अभी देखा, ये तो हमने दो अप्रोच देखा फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी का, क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम रिसर्च एंड दूसरा फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड. अब हम आएंगे फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पे. फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी. तो सैंड्रा हार्डिंग एंड स्टैनली वाइस इसको इन दोनों ने इसको अच्छे से बताया है हमें. विमेन कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? विमेन सोशल पोजीशन गिव्स देम यूनिक इनसाइट्स इनटू हाउ सोसाइटी वर्क्स. मतलब यहाँ पे इन्होंने उसको कंप्लीटली पिक्चर को ही रिवर्स कर दिया है, रादर देन ये सोचना कि विमेन के इश्यूज को नहीं पढ़ा जा रहा है, उनके नजरिए से नहीं देखा जा रहा है. इसको ठीक उन्होंने उल्टा कर दिया कि विमेन का पोजीशन ही एक नया नजरिया देता है. तो ये कितना एक एम्पावरिंग स्टेटमेंट है ये. बिकॉज विमेन ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑफन very
varied social positions compared to men, they can observe aspects of society that men might overlook or normalize. उनके व्यू पॉइंट को ही यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया गया है. Thus their perspective is critical for building inclusive and truthful knowledge. जैसे मान लीजिए एक डोमेस्टिक वर्कर है, दे मे अंडरस्टैंड द क्लास ऑपरेशन एंड जेंडर्ड एक्सप्लॉयटेशन. अगर एक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर है, so they may understand class oppression and gendered exploitation much better than a male employer. उसको वो बहुत सारे लेवल पे समझ पा रहे हैं. Feminist knowledge can only come from examining the unique experiences of women in societies in which men and women experience social life in different ways. Of course, the everyday lived experiences of women shaped by gender, caste, class, बहुत सारे levels पे often provide vital standpoints to understand social structures, जैसे कि patriarchy, family, or even labor. So while men may see, let's say, arranged marriage as tradition, women may experience it as very differently. They might experience it as a structural constraint limiting their autonomy. ये भी हो सकता है. Stanley and Wise वो क्या कहते हैं? In favor of theory derived from experience. They are in favor of theory which is derived from experience. किस तरह का experience? Through the experience of oppressed women. Now, instead of abstract theories built by detached observers, they argue that real social theory should arise from the ground up, from women's own life stories and struggles. क्योंकि अलग अलग औरतों की different women, they have their own different standpoint. जैसे मान लीजिए कोई विमेन ब्लैक हैं, कोई विमेन लेस्बियन है, वर्किंग क्लास है, तो विमेन एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है. अलग कास्ट, क्लास, अलग रिलीजन, सभी से आ रहे हैं लोग, तो दे आर नॉट अ होमोजेनस ग्रुप. दे आर इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज ऑफ रेस, ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑफ caste, class, everything shape different experiences of oppression and hence different feminist standpoints. जैसे कि मान लीजिए एक मिडिल क्लास अर्बन वुमन है. एक मिडिल क्लास अर्बन वुमन में टॉक अबाउट ग्लास सीलिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस, while a tribal woman उनका अलग इश्यूज होगा. दे में स्पीक अबाउट एक्सेस टू लैंड राइट्स और सैनिटेशन, उनकी अलग प्राथमिकताएं हैं. So therefore, no single feminist view can explain all women experiences. Different standpoints, that is plurality of feminist theories. So there is no one size fits all feminist theory. ऐसा एक feminist theory नहीं है. Feminist epistemology embraces diverse context-based perspectives, challenging the idea of a universal female experiences. जैसे बेल हुक्स, उन्होंने एक ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में समझाया कि दैट डिफर्स फ्रॉम लिबरल फेमिनिज्म इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड लिव्ड रियलिटी. ब्लैक फेमिनिज्म डिफर्स फ्रॉम द लिबरल फेमिनिज्म. उनका फोकस और उनके किस तरह से लाइफ को जिया जा रहा है वो अलग अलग है. अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी. इसको रे पॉसन इन्होंने दिया है. तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि इफ ऑल नॉलेज इज इक्वली वैलिड, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश ट्रूथ. जैसा यहाँ पे हमने बताया कि कोई एक सिंगल फेमिनिस्ट व्यू या सिंगल फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी नहीं है. हर चूंकि फीमेल कम फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस नहीं है. प्लुरलिटी ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, तो इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म. If every group's perspective is treated as equally valid, there is a risk of relativism, meaning there is no objective truth anymore. जो ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उनको हमेशा ये चिंता बनी रहेगी कि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होना चाहिए, तो उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ यहाँ पे आपको नहीं दिख सकता है, हो सकता है उसमें परेशानी आए, तो एक रिलेटिविज्म की बात हो रही है. दिस अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ साइंस और सोशियोलॉजी टू मेक स्ट्रॉन्ग ट्रुथ क्लेम्स, क्योंकि प्लुरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स है. तो प्लुरलिटी, जैसे मान लीजिए if both a victim of domestic violence and her abuser are treated as offering equally valid standpoint, मतलब उनका भी व्यू पॉइंट देखा जा रहा है जो विक्टिम है. जैसे मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, उनका अगर दोनों का हम स्टैंड पॉइंट ले लें एज इक्वली वैलिड, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक एथिकल पोजीशन लेने में. इट कैन लीड टू रिलेटिविज्म.
कि अगर हर नॉलेज को वैलिड माना जाए, इक्वली वैलिड, तो फिर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है, किस किसको हम ट्रुथ मानेंगे। तो ये एक इशू यहाँ पर आ सकता है। फिर दूसरा बताया जा रहा प्लुरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। इन दीज सर्कमस्टेंसेस सोशियोलॉजी लूजेस एनी क्लेम टू बी एबल टू प्रोड्यूस नॉलेज दैट इज सुपीरियर टू द कॉमन सेंस नॉलेज ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब कि if sociology just records everyone's experiences without critical evaluation, it cannot claim to produce scientific or sociological knowledge that goes beyond everyday opinion. हमने सबके ओपिनियन को ट्रुथ मान लिया, तो फिर हम कॉमन सेंस नॉलेज से ऊपर सोशियोलॉजी को एक अलग से नॉलेज का सोर्स कैसे समझाएंगे। सोशियोलॉजी वुड बी रिड्यूस टू डॉक्यूमेंटिंग ओपिनियंस रादर देन एनालाइजिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि पेट्रियार्की या कैपिटलिज्म।